हेलो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ सरफेस केमिस्ट्री। देखिए सरफेस केमिस्ट्री है क्या कि वो वाली केमिस्ट्री जो हमें पढ़नी होती है उस दौरान जब सरफेस के ऊपर कुछ ना कुछ फिनोमिनाज अकर होते हैं, या तो सरफेस के ऊपर या सरफेस के अंदर। यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी होती है हमारे पास, या तो वो जो फिनोमिना हो रहा है, जो प्रोसीजर हो रहा है, या तो सरफेस के ऊपर हो या वो सरफेस के अंदर हो, उसी को हम बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। उसी के अंदर आती हैं ये सभी चीज़ें। तो फर्स्ट है हमारा एब्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री में सबसे फर्स्ट टर्म जो आती है दैट इज आवर एब्जॉर्प्शन। देखिए एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी को अपने अंदर एंटर करा लेना, यानी किसी चीज़ को अपने अंदर सोखना, दैट इज नोन एज एब्जॉर्ब करना। ठीक है, यहाँ हमें देखना है व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो क्या हम इसको ये बोल सकते हैं कि जब कोई एक सब्सटेंस एब्जॉर्ब करना, मान लीजिए हम स्पंज का ही एग्जाम्पल लेते हैं, स्पंज ना मान के हमने मिट्टी फैलाई हुई है, मिट्टी के ऊपर अगर हम पानी डाल दें, थोड़ा सा छिड़क दें, तो क्या होएगा कि मिट्टी उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है। हमने क्या देखा है यहाँ कि मिट्टी के अंदर वो पानी की जो ड्रॉपलेट्स थी मिट्टी के अंदर चली गई, तो इसको हम एब्जॉर्प्शन बोल सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे कि क्या एब्जॉर्प्शन ये हो सकता है कि जब कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर जाए तो उसी को हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो लिखते हैं इसके बारे में, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। इट इज द फिनोमिना, it is a phenomena in which, जो सीखा है हमने, जो समझा है उसी को लिखेंगे। it is the phenomena in which one substance enters into another substance। और जब देखो क्या ऐसा हुआ कि मिट्टी जो हमने रखी थी उसके ऊपर अगर हमने पानी को छिड़का है, तो जितनी मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब किया है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि किसी जगह मिट्टी ने पानी को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया, किसी ने कम एब्जॉर्ब किया है। अगर हम वाटर की क्वांटिटी इक्विवेलेंट वहाँ पे स्प्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे भी जो पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्मली होगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे एंड गेट, जब एक सब्सटेंस ने दूसरे को एब्जॉर्ब किया तो जो एब्जॉर्प्शन हुआ है वहाँ पे वो यूनिफॉर्म रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम। तो हम लिखेंगे एंड गेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू out the bulk of another substance। तो इसको बोलते हैं हम एब्जॉर्प्शन। अब हमने देखा कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर एंटर कर गया, तो जो हमारे पास एब्जॉर्ब करने वाला था, जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, उनका भी कुछ ना कुछ नाम होगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो टर्म है, एक है एब्जॉर्बेंट और दूसरा है एब्जॉर्बेट। सबसे पहले तो हम इसको एग्जाम्पल ही देख लेते हैं, एब्जॉर्प्शन का एग्जाम्पल कोई ईजी सा। देखिए हमने स्पंज देखा हुआ है, स्पंज क्या होता है, वो फोम टाइप सी होती है स्पंज। जब हम उसको वाटर के अंदर डालते हैं तो क्या होता है, स्पंज को जब हमने वाटर के ऊपर डाला, कहीं पे वाटर बिखरा हुआ है, हमने उसके ऊपर उसको डाला, तो क्या होता है, स्पंज को उसके ऊपर लगाते ही स्पंज अपने अंदर उस पानी को एंटर करा लेता है, होता है ऐसा। तो यहाँ पे हमारे पास वन सब्सटेंस क्या है, स्पंज, अनदर सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, वाटर, यानी स्पंज ने वाटर को अपने अंदर सोखा है, एब्जॉर्ब किया है। तो यहाँ पे जो पानी स्पंज के अंदर गया है वो सारा का सारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है उस स्पंज के अंदर। तो हम लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल, क्या आएगा, स्पंज इन वाटर। स्पंज इन वाटर के बिहाफ पे ही हम इसको दोबारा से इसी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। इन वन सब्सटेंस
और वो वन सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, स्पंज। ब्रैकेट में लिख लेते हैं, वन सब्सटेंस, इन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस, और वो अदर सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, वाटर, एंटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट्स uniformly throughout the bulk। बल्क के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनिफॉर्मली, और इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन, एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। देखिए मैंने बोला है एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर एंटर होता है, तो यहाँ पे जो पहला और दूसरा सब्सटेंस है उसके भी कुछ ना कुछ नाम है, तो यहाँ पे हम उनके नाम देंगे। यहाँ पे एक है हमारे पास एब्जॉर्बेंट और दूसरा है एब्जॉर्बेट। जो एब्जॉर्ब करता है, विच एब्जॉर्ब्स, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बेंट। मैंने बोला जो एब्जॉर्ब करता है, अब यहाँ पे स्पंज ने एब्जॉर्ब किया था, तो यहाँ पे जो एब्जॉर्बेंट है वो स्पंज है, और जिसको एब्जॉर्ब किया जाता है विच इज बीइंग एब्जॉर्ब्ड, उसको बोलते हैं हम एब्जॉर्बेट। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दो टर्म्स कौन कौन सी हैं हमारी, एक है मेरे पास एब्जॉर्बेंट, तो मैंने बोला एब्जॉर्बेंट क्या होता है, विच एब्जॉर्ब्स, जो एब्जॉर्ब करता है, तो हम इसके लिखेंगे द सब्सटेंस विच एब्जॉर्ब्स, जो एब्जॉर्ब करता है उसको मैंने बोला एब्जॉर्बेंट। अब दूसरी टर्म मैंने क्या बोली थी, एब्जॉर्बेट। एब्जॉर्बेट क्या होगा, जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसको हम क्या बोलेंगे, एब्जॉर्बेट। तो देखिए इसके बारे में क्या लिखते हैं, द सब्सटेंस which is being absorbed, जिसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है, दैट इज नोन एज आवर एब्जॉर्बेट। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ये चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लिया है कि एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कैसे कैसे ये अकर होता है। अभी क्या हम एक एग्जांपल लें कि राइटिंग ऑन बोर्ड, जैसे हम बोर्ड पे लिखते हैं क्लासरूम में, राइटिंग इन ऑन बोर्ड, क्या ये भी हमारे पास एब्जॉर्प्शन है, क्या ऐसा पॉसिबल है? देखिए हमने तो ये पढ़ा था इसके बारे में, जब हमने एब्जॉर्प्शन देखा था कि एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर एंटर कर जाता है, लेकिन जब हम ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, लेकिन वहाँ पे जो चौक पाउडर होता है, क्या वो ब्लैक बोर्ड के अंदर चला जाता है? नहीं जाता ना। तो इसका मतलब ये एब्जॉर्प्शन से कुछ अलग फिनोमिना है, और ये अलग फिनोमिना क्या है, जब हमने कोई सरफेस पे फिनोमिना कराना है, अंदर चला जाए तो हम उसको बोलेंगे एब्जॉर्प्शन, जब अंदर ना जाए, सरफेस के ऊपर ही रह जाए, तो हम उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। तो यहाँ पे जो टर्म आती है हम लिखेंगे व्हाट इज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या है, देखो हमने यहाँ देखा था व्हेन वन सब्सटेंस एंटर इनटू अनदर, तो हम एडजॉर्प्शन में क्या लिखेंगे, व्हेन वन सब्सटेंस रिमेन्स ऑन द सरफेस ऑफ अनदर सब्सटेंस। समझे इस बात को? हमने बोला था कि एब्जॉर्प्शन में एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर हमने देखा कि एक एग्जाम्पल आया हमारे पास, जिस पे हमारे पास जो सब्सटेंस था वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रह रहा था, अंदर नहीं गया था, तो हमने उसका नाम रख दिया एडजॉर्प्शन। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इट इज द फिनोमिना in which one substance accumulates on the surface of another substance
इन हायर कंसंट्रेशन, ऐसा भी बोल सकते हैं, इन हायर कंसंट्रेशन। अभी हमने देखा था कि इसका एग्जाम्पल हमने क्या लिया था कि राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। बोलेंगे हम फॉर एग्जाम्पल राइटिंग ऑन ब्लैक बोर्ड। बोर्ड पे लिखने के दौरान अभी हमने देख लिया है कि कैसे इसमें एड्सॉर्प्शन में क्या रहता है कि हमारे पास एक सब्सटेंस दूसरे की सरफेस पे एक्यूमुलेट हो जाता है। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, एग्जाम्पल के बिहाफ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं। वन सब्सटेंस, और वो वन सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, बोर्ड। व्हेन वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस और वो अदर सब्सटेंस क्या है यहाँ पे, चौक। चौक से ही लिख रहे हैं ना हम, चौक accumulates only on the surface. Such phenomena is known as adsorption. ये हुआ हमारे पास एडसॉर्प्शन। अब देखिए हमने यहाँ देखा था पीछे केस में हमने क्या देखा कि एब्जॉर्प्शन में एक एब्जॉर्ब करने वाला था, एक दूसरा वो जो था उसको हम बोलते थे इसको एब्जॉर्ब किया जा रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास सेम केस है। हमने देखा वन सब्सटेंस द अदर सब्सटेंस अक्यूमुलेट ऑन द सरफेस, कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सरफेस पे अकर कर जाता है, इसको बोल दिया हमने एडसॉर्प्शन। अब वो एक सब्सटेंस और दूसरा सब्सटेंस है क्या, यहाँ पे जो टर्म आती है, देखिए एक होता है, वहां था एब्जॉर्बेट एब्जॉर्बेंट, यहाँ है हमारे पास एडजॉर्बेट एडजॉर्बेंट एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट क्या है, जिस सब्सटेंस को यहाँ पे एडजॉर्ब्ड किया जा रहा है दैट इज आवर एडजॉर्बेट। और एडजॉर्बेंट किसको बोलेंगे, विच एडजॉर्ब्स, जो एडजॉर्ब करता है। तो लिखते हैं हम इसमें द सब्सटेंस विच इज बीइंग एडजॉर्ब्ड। और एडजॉर्बेंट किसको बोलते हैं, एडजॉर्बेंट द सब्सटेंस विच एडजॉर्ब्स, जो एडजॉर्ब करता है। अभी हम देखेंगे कि हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है और एब्जॉर्प्शन है उन दोनों के बीच में एक्चुअल में डिफरेंस है क्या। तो हम लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। दो कॉलम बनाएंगे हम, एक के लिखेंगे हम एब्जॉर्प्शन और दूसरा है हमारे पास एडजॉर्प्शन। फर्स्ट तो हमने देखा था जब हम एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास अंदर तक चीज़ें जाती हैं, एक सब्सटेंस के अंदर दूसरा सब्सटेंस जाता है, यहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए हम लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट इज इट इज़ अ बल्क फिनोमिना। और क्योंकि हमारे पास जो एडजॉर्प्शन है ये केवल और केवल सरफेस के ऊपर होता है तो हम इसको बोलेंगे इट इज़ सरफेस फिनोमिना। तो इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट इज़ अ सरफेस फिनोमिना। इतनी सी बात क्लियर है। सेकंड पॉइंट हम देखते हैं। देखिए हमने जब एब्जॉर्प्शन किया था तो हमने देखा था कि यहाँ पे जब एक पार्टिकल एक सब्सटेंस दूसरे के अंदर एंटर करता है तो उसकी जो क्वांटिटी है पूरे के पूरे
सब्सटेंस के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थी। ऐसा नहीं था कि किसी जगह उसने कम एब्जॉर्ब किया है, किसी जगह ज़्यादा एब्जॉर्ब किया है, तो हम बोलेंगे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। और यहीं अगर हम बात कर लें एड्जॉर्प्शन की, तो एड्जॉर्प्शन के केस में क्या है, देखिए ये हमारे पास सरफेस के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे पास एड्जॉर्प्शन रहने कितने वाला है। देखिए जब हमने देखा कि हमारे पास जो एड्जॉर्प्शन के केस हैं, ब्लैक बोर्ड का एग्जाम्पल लिया, चौक से जब हम उसके ऊपर लिख रहे थे, तो हमने देखा था कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है वो सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर तक नहीं जाता। तो हम इसके लिए लिखेंगे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये तो सिर्फ सरफेस के ऊपर रहेगा, अंदर तक नहीं जाएगा। तो हम इसके लिए लिखते हैं नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इनफैक्ट हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं हायर कंसंट्रेशन ऑन सरफेस। थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है। देखिए जब हमने देखा कि हमारे पास जो एब्जॉर्ब किया जा रहा है सब्सटेंस को पूरे के पूरे सॉल्यूशन के अंदर, पूरे के पूरे सब्सटेंस के अंदर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो हम इसको बोलते हैं कि जो रेट है यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का वो यूनिफॉर्म होगा। लेकिन अगर हम बात करें एड्जॉर्प्शन में, जितनी हमारे के पास सरफेस थी, सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन हो गया, लेकिन जब हमारे पास सरफेस ही नहीं बची तो अब उस केस में जो एड्जॉर्प्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा और एट लास्ट वो बिल्कुल बंद भी हो जाएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे कि जो एड्जॉर्प्शन फिनोमिना होता है वो डिपेंड करता है कि सरफेस की अवेलेबिलिटी कितनी है, और जितना सरफेस अवेलेबल है हमारे पास उसी के बिहाफ पे हमारा एड्जॉर्प्शन होता है। स्टार्टिंग में जब सरफेस बिल्कुल खाली है तो हमारे पास एड्जॉर्प्शन ईजिली हो जाएगा, बड़ा रैपिडली होएगा। लेकिन जब हमारे पास सरफेस बहुत कम बच जाती है तो जो हमारी रेट है एब्जॉर्प्शन की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम इस केस में लिखेंगे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन यूनिफॉर्म रेट। और इस केस में थर्ड पॉइंट हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन रैपिड इन बिगनिंग, इसमें हम लिख सकते हैं ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस एरिया। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि ये स्टार्टिंग में जितना ज़्यादा सरफेस है उतनी ज़्यादा होगा, लेकिन उसके बाद जब हमारी सरफेस कम पड़ जाएगी तो ये थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। तो हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं फॉल्स डाउन लेटर। सिंस एंटायर सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड, लिखेंगे इसमें सिंस एंटायर सरफेस एरिया इज ऑक्यूपाइड। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम इसमें क्या लिखेंगे, जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि हमने देखा था कि ये हमारे पास बल्क फिनोमिना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास बल्क कितना है। तो हम इसके लिए लिखेंगे डिपेंड्स ऑन बल्क। और यहाँ पे इसमें फोर्थ पॉइंट हम क्या लिखेंगे, क्योंकि ये सरफेस फिनोमिना है तो ये डिपेंड करेगा कि हमारे पास सरफेस कितनी है। तो हम लिखते हैं डिपेंड्स ऑन सरफेस एरिया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।